सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, आज पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब हो गए हैं। ये डेवलपमेंट हुई है। उवैस शाह कादिर के मदे मुकाबिल MQM पाकिस्तान के सोफिया सईद वो शामिल थी, जिन्हें सिर्फ 36, जबकि पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें उनके उम्मीदवार को 111 वोट मिले हैं। इस तरह उवैस कादिर शाह एक बड़े मार्जिन से जीतने में आज कामयाब हो गए। नौ मुंतखब स्पीकर ने कहा कि गैर जानिबदार रहकर काम करूंगा और माजी में जो कुछ हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह के मुकाबले में MQM के अली खुर्शीदी मैदान में उतरेंगे। अब इस हवाले से दो सवाल पैदा होते हैं यहाँ पर। पहला ये कि उवैस शाह क्या वाकई ऐवान में मौजूद हर जमात को साथ लेकर चलने में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि फारूक सत्तार पहले ही कह चुके हैं कि विफाक में इत्तेहादी होने के बावजूद हम सिंध असम्बली में मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पीपल्स पार्टी के उवैस शाह के मुकाबले में सोफिया शाह का इंतखाब MQM का बेहतर फैसला था या कोई और मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता था। इस पर राय लेंगे अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिर शाह शराजी साहब हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। हमाद रोहेला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं। अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब से मैं आगाज़ करती हूँ। लगारी साहब, ये सबसे पहले तो जो आज डेवलपमेंट हुई है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाली, इसको किस तरह से देख रहे हैं? दूसरा, आसान होगा इस सबको साथ लेकर चलना? और फिर जो MQM कह रही है कि वो जनाब अपोजिशन का किरदार भी करने जा रही है अदा इत्तेहादी होने के बावजूद। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में अपोजिशन का किरदार उन्हें अदा करना चाहिए। एक तो ये किसी भी हुक्मरान जमात को ब्लैंक चेक नहीं होना चाहिए अपोजिशन की तरफ से, जी आप ठीक है जो भी कार्रवाई करें हम आपके साथ होंगे, आप फिक्र ना करें। तो अपोजिशन को अपोजिशन करनी चाहिए। और जहाँ भी सूबे के मफाद का मामला हो, सूबे के लोगों के मफाद का मामला हो, या सूबे के किसी इदारे के में कारकर्दगी का मामला हो या डेवलपमेंट का मामला हो, अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें ये रियायत ले हुकूमत के जनाब हमें अपोजिशन का हमें हर हालत में साथ दे, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और MQM को एक अपोजिशन के तौर पर, एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर हुक्मरान जमात के सामने खड़ा रहना चाहिए और तमाम आईनी पार्लिमानी रिवायात को पेश नज़र रखते हुए तमाम तर नुकात के साथ अपोजिशन करनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि उम्मीदवार कोई भी होता उवैस कादिर शाह के मुकाबले में, तो जाहिर है उसके वही वोट थे जो उनको मिलने चाहिए थे। और अगर खातून को उन्होंने नामजद किया था तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, एक बेहतर इंतखाब था और जीतना उन्होंने नहीं था। इसी तरह से पंजाब असम्बली में यही हुआ, जो लोग नामजद किए थे मलिक अहमद खान के मुकाबले में किसी को भी कर देते तो उसने कामयाब नहीं होना था। तो ये ज़्यादा बेहतर हुआ है कि यहाँ पर खातून को नुमाइंदगी दी गई। MQM की तरफ से ये रिवायत कायम हुई है कि यहाँ पर प्रोविंशियल असम्बली की स्पीकरशिप के लिए एक उम्मीदवार खातून को लाया गया। जैसे पीपल्स पार्टी ने यहाँ एक रिवायत कायम की है कि एक अक़लियती रुकन असम्बली को उन्हें जो है डिप्टी स्पीकर बनाया। ये एक बड़ी रिवायात कायम हो रही है। आपके पंजाब में एक खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, ये रिवायात है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी रिवायत हुई है। और खातून को मुकाबले के लिए नामजद करना कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर हम समझे कि नहीं ये इसको ना करते फलां करते तो ज्यादा बेहतर ना, तो यही होना था। सही। और इसी के लिए खातून का नामजद किया जाना भी ये जाहिर करता है कि हम खवातीन को स्पेस देने के लिए सोसाइटी आमादा है। बिल्कुल, खवातीन की नुमाइंदगी चाहते हैं। और पाकिस्तान इस सिलसिले में हम जो देख रहे हैं कि जो इस बार हम इंतखाबात में हमने देखा कि ये बड़ी एक अच्छी रवायत कायम हुई है। हमाद, आप एक तो सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस बार तो अपोजिशन सिंध में पहले से भी ज़्यादा कड़ी होने जा रही है। डेफिनेटली यहाँ पर जमात इस्लामी भी नाराज़ है, यहाँ पर GDA भी नाराज़ है, यहाँ पर PTI भी नाराज़ है और MQM भी कह रही है कि हम कहीं ना कहीं अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। आप समझते हैं कि वो ये सिर्फ एक बयान है, होम्योपैथिक किस्म की अपोजिशन होगी MQM की जानिब से अगर हुई भी? देखिए, हमारे मुल्क में इक़्तिदार पे जो भी नहीं पहुँच पाता वो हमेशा लड़ाई और मार कुटाई और जंगो जदल का जो सामान पैदा करता है
और सड़कों पे भी करता है। Correct. अगर सड़कों पे और जिस किस्म की ये जी आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, अगर ये प्रोटेस्ट ये लोग इस किस्म के पार्लियामेंट तक महदूद रखें और वहां पर ऑपोजिशन का, एक्टिव ऑपोजिशन का किरदार निभाएं, तो वो मुल्क की और अपने हल्के के वोटर की बेहतर खिदमत सरअंजाम दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी को कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन भी होगी कि उनके लिए जो प्रोविंशियल असेंबली है यहाँ पर इसको गवर्न करना, इसको पे यहाँ पे इस सूबे पे रूल करना कोई बहुत आसान रहेगा और उनको किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना ही उनकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी और ना ही ऐसा कोई टेन्योर उनके सामने आएगा। दूसरी बात आप जो कर रही हैं, इन्होंने खातून एक नामजद की हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन को मज़ीद आगे आना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी जनरल सीट्स के लिए, उसमें बहुत सारी पार्टीज़ ने जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट है बाय लॉ उसको पूरा नहीं किया टिकट एलोकेशन के लिए में। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कानूनी एक्शन भी नहीं लिया गया। अब तो लगता है कि शायद कानून किताबों में लिखने के लिए ही रह गया है और वो उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं कर रहा। ना इलेक्शन कमीशन अमल करता नज़र आता है और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज अमल करता नज़र आती हैं। बहरहाल आपका जो जवाब है, आपका जो सवाल है, उसके बारे में मैं यही कहूँगा, ये अच्छी उम्मीद कर सकते हैं हम कि ऑपोजिशन होनी चाहिए। सिंध के अवाम के बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पर इन्फेंट्स का जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत हाई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम हुआ, मज़ीद बहुत गुंजाइश है उस तरफ आने की भी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल exactly. अगर इन तमाम चीज़ों के ऊपर और इन इश्यूज़ के ऊपर एमक्यूएम आवाज़ उठाती है तो वो अपना वोट बैंक रीगेन कर सकती है। लेट्स सी एमक्यूएम इस पे क्या करती है, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये उवैस शाह साहब जो स्पीकर बन चुके हैं, इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस बार सिंध असेंबली को लेकर चलना आगे? देखिए, मेरे ख्याल में इस दफा अगर उनको बड़ी अपोजिशन का सामना होगा तो एमक्यूएम ने जैसे कहा कि वो एक अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है कि वो सिंबॉलिक होगी, उनकी नंबर इतने नहीं है कि वो कोई बड़ा रेजिस्ट कर सकेंगे भी किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन को, लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि पार्लियामान के अंदर एक बड़ा अहम रोल होगा अपोजिशन का, एक वॉच डॉग के सूरत पे। और दूसरा जो सिंध को चैलेंजेस है, देखिए बार बार अगर हम कराची में बात करते हैं, कराची की बात की जाती है, यही कि जी कराची डेवलप नहीं हुआ, अभी भी उसी तरह तबाह हाल है। हालांकि ठीक है कि डेवलपमेंट के काम भी होंगे। दूसरा, आपके अर्बन सिंध के अलावा आपके रूरल सिंध के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्लड इफेक्टीज हैं उसके हवाले से जो पीपल्स पार्टी के ऐलानात थे कि उनको रिवाइव किया जाएगा, उनको घर बना के दिए जाएंगे। तो ये ऐसे तमाम इशूज हैं जिसके ऊपर जो है वो अपोजिशन अपना एक अहम किरदार अदा कर सकती है और बड़ा टफ टाइम दे सकती है असेंबली के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्लियामान का हिस्सा अगर होंगे तो मेरे ख्याल में जमहूरी ये हुस्न है कि इस किस्म के मैकेनिज्म और इस किस्म की चीजें जो है वो चलती रहे। दूसरा, जो डिप्टी स्पीकर की वाकई अपॉइंटमेंट है वो एक बड़ा अहम जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हम कह सकते हैं कि अक़लियतों को अगर आप इस हद तक नुमाइंदगी देते हैं तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। दूसरा, देखिए उनको अपॉइंट करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि बारहा जो हमारे यहाँ हॉस्टाइल फोर्सेज है, इंडियन लॉबी है, वो हमेशा से क्रिटिसाइज करती रही है कि सिंध के अंदर जो अक़लियती जो लोग हैं, खासतौर पर जो हिंदू बरादरी के, उनके साथ जो है बड़ा नारवा सलूक रखा जाता है, उन्हें फोर्स्ड कन्वर्जन हैं, वहाँ बच्चियों की फोर्स्ड कन्वर्जन है। तो ये तमाम चीजें अब देखना होगा क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर है वो किस तरीके से इनको पार्लियामान के अंदर लेते हैं। दूसरा, एक अच्छी खबर खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी यही है कि यहाँ से भी इस दफा ये कहा जा रहा है कि जो स्पीकर के लिए उम्मीदवार है वो खातून होंगी, इनका नाम सुरैया खान है और वो एक दूर चतराल के जिले से उन्होंने जो है वो इलेक्शन जीता है ओपन सीट के ऊपर। और जो बात इससे पहले हमाद साहब कर रहे थे वो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा कि सिवाय एमक्यूएम के जिसने 9.6% कोटा जो है जनरल सीट के ऊपर खवातीन को दिया, बाकी कोई ऐसी जमात नहीं है समेत पीपल्स पार्टी, PMLN, इवन ANP, जमात इस्लामी, उन्होंने उस लेवल के ऊपर जो 5% कोटा था खवातीन का वो ओबे नहीं किया। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन में दरखास्त सबमिट हुई है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से कोई कार्रवाई करेगा। सही है। अली, आपके इस सारे सिनेरियो में किस तरह से आप सारे सिनेरियो को देख रहे हैं? सिंध में इस बार जो असेंबली में कैसा माहौल होगा और कितना बड़ा चैलेंज होगा इस सारी सिचुएशन को लेकर चलना आगे, लीड करना स्पीकर के लिए? मेरे ख्याल में वहाँ पे खुशगवार ही होगा और अभी तक सब पैनलिस्ट ने जो बातें की हैं मैं सभी के साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ।
जो एक और जो मसला कराची के बारे में हम बहुत सुनते हैं कि जी वो डेवलपमेंट नहीं होती, सफाई सुथराई नहीं होती, मतलब जब भी मुवाजना किया जाता है लाहौर के साथ तो लोग बहुत एतराज़ करते हैं। उसमें मुझे ये हमेशा से लगता है कि कराची के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। मतलब अगर आप हमेशा देखें कि उनके जो इलेक्शन रिजल्ट्स जिस किस्म के आते हैं कि हमने इतने इलेक्शंस में वोट डाले हैं, कितनी दफ़ा होता है कि हम नेशनल असेंबली का वोट किसी और पार्टी को दे रहे हों और प्रोविंशियल का किसी और पार्टी को दे रहे हों, और हम जो है वो चेयरमैन यूसी का किसी और को ही बना रहे हों। कराची में हमने इस तरह की चीज़ें बहुत देखी हैं कि मतलब उसी शहर से नेशनल असेंबली की सीट किसी और पार्टी को चली गई है और जो है मेयर कहीं और से आ गया है और क्या कहते हैं प्रोविंशियल सीटें कोई और ले गया। तो इस तरह जब करेंगे तो फिर कोई ओनरशिप उस शहर की नहीं लेगा। बुनियादी बात ये, अभी थोड़े दिन पहले मेयर वाले इलेक्शन हुए, उस पर भी आपको याद होगा उंगलियां उठी, ऐसा तासुर दिया गया कि बहुत क्लीन इलेक्शन नहीं थे। लेकिन बहरहाल खुश होने की ही बात है मेरे ख्याल में, कम से कम इलेक्शन हो गए। अब कम से कम वही वाली बात कि कोई जिम्मेदारी तो लेगा ना कि जी मतलब ठीक होता है तो बड़ी अच्छी बात है और ख़राब होता है तो हमें पता है फिंगर कहाँ पॉइंट करनी है। बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी राय पेश कर दी इस सारे मामले पर जो हम देख रहे हैं सिंध असम्बली में। और जिस तरह से सिंध असम्बली में जनाब कल लीडर ऑफ द हाउस यानी सीएम सिंध का इंतखाब होगा, उसी तरह कल पंजाब असम्बली में भी कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा, जिसमें एक तरफ नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मियाँ असलम इकबाल की जगह अब राना आफ्ताब अहमद खान उनको नॉमिनेट किया है। इससे पहले हमने मियाँ असलम इकबाल को कायदे ऐवान के लिए नामजद किया गया था पीटीआई की जानिब से, लेकिन उनकी मुमकिन गिरफ्तारी की वजह से ये तब्दीली लाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ऐवान की तकसीम या शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। अब इस सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि ऐवान में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी के बावजूद क्या राना आफ्ताब अहमद खान कल ऐवान में मरीम नवाज़ को टफ टाइम दे पाएंगे या मुकाबला बराए नाम ही होने जा रहा है। एक तो ये नाम हम पहली बार सुन रहे हैं पीटीआई में, तो जिस तरह से सारी सिचुएशन है, मैं अली का इस पर पहले टेक लूँगी क्योंकि अली आप लाहौर में बैठे हुए तो आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे कल क्या होने जा रहा है। कल क्या वन साइडेड मुकाबला हो जाएगा या फिर जैसे आफ्ताब साहब ये कह रहे हैं कि मौरूसी सियासत एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है कि वो नहीं चाहती ऐसी सियासत, तो हो सकता है कि कल रिजल्ट सरप्राइजिंग भी हो सकते हैं। आप समझते हैं ऐसा हो सका? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का कोई सरप्राइज़ होगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे हम ख़बरें सुन चुके हैं कि आज़ाद जो है ज्वाइन कर चुके हैं पीएमएलएन को। तो मेरे ख्याल में सरप्राइज़ कोई नहीं। जो एक चीज़ जिसका खदशा जो खुदा न खास्ता हो सकती है और जिसको नहीं होना चाहिए वो ये है कि जिस वक्त तमाम लोग असम्बली आएंगे तो सबको आने देना चाहिए है। हमने पहले माजी में देख रखा है कि कई दफ़ा बैरियर्स लग जाते हैं, कुछ लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, तो वो उस किस्म की बदमज़गी बिल्कुल नहीं होनी माजी चाहिए। में तो बहुत हुई, ये सारा जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको बिल्कुल, जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको बाआसानी अंदर आने का मौका मिलना चाहिए है और मेरे ख्याल में सरप्राइज़ एलिमेंट कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये सवाल लेके हमाद आप किस तरह से देख रहे हैं ये कल मुस्लिम लीग नून, मतलब हम मान जाएं कि बिल्कुल ही वन साइडेड मुकाबला होने जा रहा है, पीटीआई कहीं नजर नहीं आएगी कल? कोई खास डार्क हॉर्स तो कोई भी नहीं बन पाएगा। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, नंबर्स को सामने रखते हुए, हालात को सामने रखते हुए, नतीजा उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं आएगा। जो नई सीएम बनने वाली हैं उनका मुकाबला मेरा नहीं ख्याल कि कल कोई ऐसा सच है, और वो इस सिलसिले में भी खुशकिस्मत हैं कि उनका मुकाबला उनके कोई प्रीडिसेसर ने भी कोई बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स उनके लिए नहीं छोड़े टू बीट। बुज़दार साहब के एडमिनिस्ट्रेशन स्किल से भी कोई भी आदमी शायद कोई कायल नहीं होगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। बहुत से कंसर्न, तो लिहाजा ना तो कल उनका कोई मुकाबला नज़र आता है, ना उनके प्रीडिसेसर के साथ उनका कोई मुकाबला नज़र आता है, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए बहुत सख्त फिर भी होगा क्योंकि उनका कोई गवर्नेंस का अपना ज़ाती तजर्बा भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी बेसिकली पहली आप इंटर्नशिप ही कह लें जो वो एज ए सीएम स्टार्ट कर रही हैं अपने करियर की। तो देखते हैं कि आवाम का क्या हाल होता है। उनके लिए और भी बहुत सारी मुश्किलात हैं, सिर्फ सूबे ही में नहीं। मुझे तो लगता है कि अभी असल में पार्टी पॉलिटिक्स भी उनके सामने अब आएगी। अगर आप देखें तो हमजा शहबाज साहब को बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आया और ये भी कहा गया था
कि वो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी खुश नहीं थे। देखते हैं कि आगे चल के उनका क्या रोल होता है, वो किस हद तक इनको अच्छा और स्मूथ सेलिंग करने देते हैं या नहीं करने देते। नवाज शरीफ की प्रेजेंस जो है, उनकी भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा काउंट करेगी। क्या वो मुल्क में रहते हैं, मुल्क में नहीं रहते, बाहर चले जाते हैं? अगर वो रहते हैं तो शायद कुछ आसानियाँ हो जाएं, शायद वो कुछ मामलात हैंडल कर लें, लेकिन अगर वो वापस चले जाते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेसी को भी हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि शायद उसका भी टिल्ट शहबाज शरीफ की तरफ ज़्यादा होगा। तो इन हालात में टफर टाइम आने वाले हैं उनके लिए, उनको चाहिए कि वो अपनी तैयारी भरपूर रखें। ठीक है लगारी साहब, राना आफ्ताब अहमद खान साहब, आप अगर इनसे वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमारे तो नॉलेज में, क्योंकि ये फेसेस बिल्कुल नए लग रहे हैं, लेकिन इनका प्रोफाइल क्या है बेसिकली, और किस हद तक कल आप मुकाबला देखने जा रहे हैं, किस तरह का मुकाबला कल होने जा रहा है? एक तरफ मरीम नवाज, पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए उनके ब्लड में है, डायनेस्टी में है, तो क्या होने जा रहा है कल? तो ये है कि राना आफ्ताब साहब हूँ, मियाँ असलम हूँ, या कोई भी होता उनकी जगह पर, तो नंबर तो वही है जो मरीम नवाज के पास हैं, और वो सीएम बन जाएंगे। राना आफ्ताब साहब में और मियाँ असलम में क्या फ़र्क हो सकता है? कोई भी हूँ, वो अपोजिशन के, उनके जो वोट हैं वो तो उन्हीं को मिलेंगे, और जो उनके वोट नहीं है वो उनको नहीं मिलेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गवर्नेंस के एतबार से जब ये मुंतखब हो जाए तो इनके लिए बहुत अच्छी बात जो आज हुई है, जो अयाज सादिक साहब ने की है, कि हमें ह्यूमन राइट्स का एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करना होगा, पॉलिटिकल विंडेटा को तर्क करना होगा, सियासी इंतकाम का जो सिलसिला, सर इस पे भी आगे बात करेंगे हम। और हमें, मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को ज़रूर देखना है कि क्या ये हुकूमत में आने के बाद, मुंतखब होने के बाद और ज़माम इक़्तिदार संभालने के बाद, वज़ारत आला में जाकर अपना मनसब संभालने के बाद, वो बतौर खातून क्या किरदार अदा करती हैं, बतौर पॉलिटिकल लीडर क्या किरदार अदा करती हैं, बतौर एक लीडर के, सियासी लीडर के वो क्या किरदार अदा करती हैं, और क्या वो सियासी वर्कर्स के लिए वो परेशानियां बाकी रहेंगी जो पिछले 3-4 साल से, 4-5 साल से मुश्किलात का शिकार है सियासी वर्कर किसी भी पार्टी के, और इन दिनों जो है पीटीआई के कारकुन बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। तो क्या ये मुश्किलात भी उनकी जारी रहेगी? क्या इंतकाम का सिलसिला जारी रहेगा? क्या गिरफ्तारियां जारी रहेंगी? क्या ये सारा सिलसिला जारी रहेगा? तो फिर मेरे ख्याल में नहीं समझा जाएगा, यही समझा जाएगा कि पिछली हुकूमतों का तसलसल है। अच्छा, इनको नई बुनियाद कायम कर। ये जो आपने एक इंतकामी सियासत की बात की ना, इस पे तो हम आगे चलकर, ये हमारे सेगमेंट का हिस्सा भी है, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपने रेज़ की वो यही कि कारकुनान की जो नाराज़गियाँ हमने देखी मुस्लिम लीग नून में, ये हालिया दिनों में हमने देखा था, जो माजी करीब में हो चुके हैं। शाह साहब, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दानिया अजीज़, फिर शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाराज़ होकर असाइड हो गए। अब मरीम नवाज़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है, एक तो रिवाइव करना PMLN की सियासत को, दूसरा गवर्नेंस को देखना, पहली बार वो आ रही हैं, और दूसरी जानिब हम एक अगर कंपैरिजन ड्रॉ कर लें दोनों की प्रोफाइल में, राना आफ्ताब अहमद खान साहब का, तो वो भी एक बता दीजिएगा कि किस तरह से देख रहे हैं आप। देखिए, जैसे लगारी साहब ने कहा, मेरे ख्याल में इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि मरीम नवाज साहिबा के सामने कौन इलेक्शन लड़ रहा है, वो कोई भी लड़ रहा हो। मेरे ख्याल में कोई बड़े से बड़ा नाम भी होता तो नंबर गेम यही थी। और देखिए, थोड़ी सी अगर हम ऑब्जेक्टिव बात करें, मेरे ख्याल से तमाम जो गेम है वो सेट है। नंबर गेम उन्होंने पूरी कर दी है, प्री पोल और ड्यूरिंग पोल और आफ्टर पोल जितना भी इंजीनियरिंग होनी थी वो हो गई है। और मरीम नवाज साहिबा को अब वज़ीर आला जो है वो पंजाब का बनना है, सबसे बड़ा सूबा। चैलेंजेस ऑब्वियसली खुद उनके अपनी ज़ात के हवाले से ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखिए, अगर जो उनका रवैया है बड़ा एग्रेसिव है, वो अपने मुखालफिन के लिए भी और जो पॉलिटिकल वर्कर्स है उनके लिए भी। इस वक्त जो पॉलिटिकल वर्कर जेलों में है, क्या उनका जो मुस्तकबिल क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मरीम नवाज साहिबा कोई एक पॉलिटिकल और रिकंसिलिएशन के मूड में हुकूमत करेंगी, या वो एग्रेशन का मुजाहरा करेंगी और इनको विक्टिमाइज करेंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और ज़्यादातर जो शहबाज शरीफ साहब के एफिलिएटेड है, वो हमेशा से नाराज रही। और आप देख रहे हैं कि एक खास जो ग्रुप है वो मूव करता है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और एक खास ग्रुप जो है मूव करता है मरीम नवाज साहिबा के साथ। लेकिन एक बात जरूर है कि मरीम नवाज साहिबा को जो लेगेसी ट्रांसफर की है नवाज शरीफ साहब ने, वो देखना चाह रहे हैं उनको कि वो फ्यूचर का PMLN है। अब ये उन्होंने साबित करना है कि वो गवर्नेंस को कैसे देखती हैं, वो अपने सियासी हरीफों के साथ
जो है वो अपना रवैया कैसे रखती हैं, और PMLN एज अ पॉलिटिकल फोर्स किस तरीके से अपने अपोनेंट्स को डील करती है। क्या वो उनको विक्टिमाइजेशन की तरफ लेके जाती है या वो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी इख्तियार करती है, ये इशू है। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा के जो दूसरे चैलेंजेस आएंगे, वो हमेशा से PMLN पे छाप रही है कि वो जमात रही है सिर्फ पंजाब की, और उनको ये कहते रहे कि वो सिर्फ तख्ते पंजाब पे हुकूमत करते रहे। तो क्या मरियम नवाज साहिबा एम्बिशियस है, वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगी? पंजाब जो है वो अपने छोटे सूबों के साथ एक बड़ा जो है मोहब्बताना रवैया रखेगा कि नहीं, बड़ा भाई बनकर दोबारा यूजर्व करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, बलूचिस्तान और KP हमेशा नाला रहे हैं पंजाब की पॉलिसीज की वजह से, चाहे वो फूड सप्लाई के लिहाज से हो, आटे की सप्लाई के लिहाज से हो, रिसोर्सेज के लिहाज से। यानी मरियम नवाज साहिबा को आगे बहुत से चैलेंजेस हैं, सिर्फ एक चैलेंज नहीं है गवर्नेंस वाला, बाकी चीज़ों को भी देखना होगा मद्देनज़र, और उनका ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, एक टेस्ट केस है। तो जनाब, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मुल्क को एक हील करने की ज़रूरत है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर सियासी इख्तलाफात को ज़ाती इख्तलाफात और ज़ाती रंजिश को कौमी रंजिश बना लिया जाता है। यही वजह है कि ना अपोजिशन तामीरी किरदार अदा कर पाती है और ना ही हुकूमत अपोजिशन की किसी तनकीद को संजीदगी से लेती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक साहब ने आज बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम खिदमत करना और अपोजिशन का काम तनकीद कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि दिलों में नरमी पैदा करें, इल्ज़ाम तराशी के बजाय पाकिस्तान की खातिर सबको जोड़ें। तो अब मामला ये है कि अयाज सादिक साहब तो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में जो इंतकामी सियासत है उसको तर्क करना चाहिए, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इसको अंडरस्टैंड करेगी? और क्या, क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त बेहद ज़रूरी है, नागुज़ीर हो चुका है कि इंतकामी सियासत को तर्क किया जाए। कितना ज़रूरी है, लगारे साहब से आगाज़ करते हैं। जी लगारे साहब। देखिए, गुफ्तगू के आगाज़ में मैं तो शायद उस वक्त आपके रन डाउन से वाकिफ नहीं था कि ये भी है, मैं देख नहीं पाया था, लेकिन ये कि मैं तो पहले ही याद कर रहा था कि अगर ये अयाज सादिक साहब ना भी कहते, अगर ये बात उन्होंने ना भी की होती, तो हमारी तरफ से ये मारूज़ात जानी है, हमारे प्लेटफार्म से, इस प्रोग्राम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से ये जाना चाहिए कि जनाब इक़्तिदार, आपने इक़्तिदार की मंजिल हासिल कर ली, अब आप स्टेट्समैन की तरफ जाएं, अब आप बड़ेपन की तरफ जाएं, अब आपको इक़्तिदार मिल गया है, अब आपने डिलीवर करना है, आपने आगे बढ़ना है, आपने बड़ेपन का सबूत देना है, आपने उस तमाम रविश को तर्क करना है जो आपकी अपनी माजी में रही है या आपके मुखालफिन की आपके साथ माजी में रही है। अपने आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ फलां ने ये किया था, मैं उसके साथ ये करूंगा, मुझे फलां ने जेल में डाला, मैं उसको जेल में डालूं, फलां ने नहीं ख्याल किया कि मैं खातून हूं और मुझे मेरे वालिद के सामने जो है वारंट लेकर आ गए कि चले आपको गिरफ्तार करते हैं, अब मैं देखूं कि फलां आए तो उसके सामने उसकी बहन को या उसकी बेटी को या फलां को उठाकर मैं गिरफ्तार कर लूं। ये हिसाब किताब बराबर करने का वक्त नहीं है, ना हम इसको अफोर्ड कर सकेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि बड़ेपन का सबूत देना है, आपने आगे बढ़कर डिलीवर करना है, उनके हल्के में जाना है, उनके वोट बैंक में जाना है, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स में जाना है। पॉलिटिकल वर्कर्स वो PTI का हो, वो नून लीग का हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, जमात इस्लामी का हो, वो JOI का, पॉलिटिकल वर्कर होता है। हमने उन पॉलिटिकल वर्कर्स को खराब किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पर है। बिल्कुल। अगर उनके अंदर गालम गलोच चाहिए तो हमारी वजह से आएगी, हमारी वजह से मतलब ये नहीं मीडिया ही उसका जिम्मेदार है। ऐसा ही है बिल्कुल। इस वक्त वैसे भी हम जिस नहज पे जाकर खड़े हो चुके हैं, जहाँ आगे चल नहीं पा रहा, यहाँ से अगर हमने दोबारा वही रविश इख्तियार किए रखी जो हम माजी में पिछले 3-4 सालों से देखते आ रहे हैं, वो मामला चलते रहे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हील करने के लिए ज़रूरी है रिकन्सिलिएशन, और अगर रिकन्सिलिएशन नहीं होगी तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी हमारे पैनलिस्ट उनकी राय लेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, अयाज सादिक साहब ने जो एक बयान दिया है, और इससे पहले भी जनाब जिस तरह से अली अमीन गंडापुर, जिनको पख्तूनख्वा का KP का जो वज़ीर आला है उसके लिए नॉमिनेट किया गया है PTI की जानिब से, तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि अब इंतकाम नहीं लेंगे और इस बार इंतकाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि आगे बढ़ेंगे, समझना पड़ेगा हमें मामलात को। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन क्या जो क़यादत है दोनों जमातों की या तमाम जमातों की, वो इसको अंडरस्टैंड करेंगी? क्या मामलात आगे बढ़ने के लिए कितना ज़रूरी है? ये सवाल है कि जैसे लगारी साहब का टेक इस पर आ गया था, शाह साहब कितना ज़रूरी है, इस वक्त नागुज़ीर हो चुका हुआ है कि हम इंतकामी सियासत को तर्क करके आगे बढ़ें,
मुल्क सिस्टम इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहा? हम देख रहे हैं माजी के 3-4 सालों से अटके पड़े हैं हम एक ही जगह पर। देखिए, हम लोग जो पॉलिटिकल वायलेंस है सियासी जमातों का, वो इस मुल्क में जमहूरियत को डिरेल करने में एक बड़ा अहम इसने किरदार अदा किया है। और देखिए, हिस्ट्री को अगर हम देखें, आप चंगेज खान को देखें, आप सल्तनत उस्मानिया को देखें, आप मॉडर्न दौर के किसी भी जो मुल्क के अंदर हुकूमतों के निज़ाम को देखें, तो हमेशा जो हाकिम होता है वो जालिम ही होता है और मजलूम वो उस वक्त बनता है जब वो हुकूमत में नहीं होता। सादिक साहब का स्टेटमेंट भी बड़ी अच्छी है, अमीनुल्लाह गंडापुर ने बड़ी अच्छी बात की, बाकी लोग इस तरह की बातें करें कि हम जो है इंतकाम नहीं लेंगे, जो है वो डेमोक्रेसी पे चलेंगे, और ये हमेशा हर इलेक्शन के बाद ये बातें हम सुनते हैं। लेकिन देखें, हमारे अंदर एक साइकी है, हमें एक अंदरूनी खौफ है, और उस खौफ की मुझे समझ नहीं पड़ती कि हमारी सियासी जमातें जब हुकूमत में होती हैं तो उनका रवैया और होता है, जब हुकूमत से बाहर होती है उनका रवैया और होता है। तो हम बार एक बात करते हैं, उस दिन लगारी साहब भी कह रहे थे कि काश ऐसा होता, तो काश हम दुआ कर सकते हैं कि ऐसा हो, ये लोग इनके अंदर पॉलिटिकल विजडम आए, इनके अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स आए, जिस डेमोक्रेसी की बात वो अवाम के पास वोट मांगते वक्त करते हैं, जिस डेमोक्रेसी की प्रचार वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने करते हैं, वो डेमोक्रेसी को अपने अंदर भी लेके आए, वो टॉलरेंस अपने अंदर भी लेके आए। क्योंकि जब तक देखें ये पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं आएगी, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, मेरे ख्याल से इस मुल्क का जो निजाम है वो इसी तरह तितर बितर रहेगा। और वो फोर्सेस देखिए, हॉस्टाइल फोर्सेस और साथ साथ जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी देखते रहते हैं, क्योंकि अगर जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका भी ये गिला होता है कि सियासी जमातें डिलीवर नहीं कर सकी, सियासी जमातों के अंदरूनी आपस के इख्तिलाफात हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ खुद जाके जो है वो तमाम चीजें कहती हैं जो कि उनको नहीं कहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल टॉलरेंस और डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो, ये पॉलिटिकल पार्टीज अगर पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के निजाम के अंदर लेके नहीं आएंगी तो इनको फ्यूचर में भी मसाइल होंगे। तो तरीके से एक दूसरे का साथ देने के बाद ये लोग इक्तदार में आते हैं, और जब इक्तदार हासिल करते हैं फिर इनका रवैया क्या होता है, ये हमने देखा, PMLN ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया और PTI ने भी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये वायलेंस, वो मामला तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ये खत्म होनी चाहिए। हमाद, गिवन द सर्कमस्टांसेस, अब तो मामला बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या आप समझते हैं कि तमाम जमातें इस मूड में हैं कि अब मामला फहमी से काम लिया जाए? मुझे नहीं लगता जी, मुझे नहीं लगता कि तमाम हमारी जमातें या और हमारी जमातों के लीडर शायद इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो ऐसी इस मैच्योरिटी को लेकर आगे चलें, टॉलरेंस को लेकर आगे चलें, और हम कोई बेहतर की तरफ अपने मुल्क को जाते हुए देखें और एक अच्छा पॉलिटिकल कल्चर हम अपने मुल्क में देखें। पोलराइजेशन हमने इस हद तक बढ़ा दी है, बल्कि हमने पोलराइजेशन को पॉलिटिकल कल्चर के नाम से सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि जी अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हैं तो आपने दूसरे की भरपूर और बदतमीज़ी और बदतहजीबी से मुखालफत करनी है। तो देखिए, अभी भी कहा तो गया है, CM जो KPK के नामजद हुए हैं उनकी तरफ से कहा गया है, अयाज सादिक साहब की तरफ से कहा गया है, लेकिन कैंपेन में इवन बिलावल भुट्टो भी यही बात करते हैं। नाम जी मैं उस तरफ भी आता हूँ। KP में भी जिनका नाम उन्होंने तजवीज़ किया है, उनकी शख्सियत इसके बिल्कुल बरक्स लगती है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि वो अपनी शख्सियत में ऐसी तब्दीली लाएं और इस बात को और मेरे इस खदशे को गलत साबित करें कि इसको ऐसे आगे लेकर चल सकें। दूसरी तरफ हम पंजाब में आते हैं तो मरियम बीबी की तरफ भी उनकी शख्सियत के अंदर भी एक सख्ती का अंसर नुमाया नजर आता है। उनकी भी एग्जैक्टली इस पर्सनालिटी के बारे में बात, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि उनकी शख्सियत में भी एक सख्ती का अंसर नजर आता है। हमने अभी पिछले ये जो इजलास हुआ है कल, इसके अंदर भी देख लिया, हमने इजलास के अंदर ऐसे नारे भी देख लिए जो कि दोनों तरफ से लगाए जा रहे थे, नहायत ना खुशगवार और शायद बेहुदा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ऐसी नारेबाजी हो रही थी। मुझे लगता है अयाज सादिक साहब जो हैं बहुत रख रखाव वाले आदमी हैं, उनकी तरफ से कभी किसी के लिए बिलो द बेल्ट कमेंट एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा, अगर मेरी नज़र से गुजरा नहीं है। बल्कि खान साहब के साथ पिछली हुकूमत में उनके जब मामला चल भी रहे थे तो उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से और अच्छे तहजीब के दामन को हाथ से नहीं छोड़ा और अच्छे तरीके से ही चीज़ों को डील करने की कोशिश की। बिलावल साहब की आप बात कर रही हैं, उनकी तरफ मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी शायद उस जमात में ज़्यादा है। मैं एक मिसाल दे सकता हूँ, इस्लामाबाद बार काउंसिल में जब वो आए थे तो कुछ नारेबाजी की गई थी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी के वकला साहिबान की तरफ से। इसको भी बहुत ओपन हार्टेडली और बड़ा वार्मली उन्होंने इस चीज़ को एम्ब्रेस किया और बड़ा मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को, हाँ जी, बड़ा मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को हैंडल किया। तो ये चीज़ें कहने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सदर साहब की तरफ से जिस किस्म की रेजिस्टेंस आ रही है
इजलास तलब करने में, और इसी किस्म के जो खतूत लिखे जा रहे हैं IMF। चले अल्लाह करे कि मामलात कन्फ्रंटेशन से हटना पार्टीज हैं उसको अंडरस्टैंड करें और आगे चलने दें मामलात को, क्योंकि सारे सिचुएशन में, सारे प्रोसेस में अवाम पिस रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क का। अली, आप किस तरह से तज्जिया देंगे इस सारे मामले पे? बिल्कुल, इसके ना दो ही पहलू हैं। एक तो ये कि जो इन्होंने बातें की हैं वो बहुत अच्छी हैं, ऐसे ही होना चाहिए, अल्लाह करेगा ऐसे ही होगा। एक प्रॉब्लम ये है कि जी जो इनके ख्यालात हैं, क्या पार्टी लीडरान के भी वही ख्यालात हैं? ज़ाहिर है वक्त आएगा तो ही पता लगेगा। लेकिन इसके अलावा भी एक चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि ठीक है, जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो अगर कुछ ऐसा नहीं भी करती, लेकिन अगर कोई और ये कंप्लेन करता है कि जी मेरे पे रियासती जबर हो रहा है, तो फिर क्या हुकूमत रियासत के जबर को ओन करेगी, डिसओन करेगी, क्या करेगी? वो जो भी करेगी अवाम उनको समझेंगे या अवाम नहीं मानेंगे कि ये इसमें इनका कोई किरदार नहीं है। इसके अलावा पिछला जो टॉपिक चल रहा था जिसमें था कि पंजाब असेंबली में जो कोई सरप्राइज़ हो सकता है कि नहीं, उस पर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहने भूल गया, और वो ये है कि वो सरप्राइज़ तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन जो आज़ाद कैंडिडेट्स टूट के जा चुके हैं PMLN ने, मोस्ट प्रॉबेबली वो इस वक्त उनको किसी एक होटल में ठहराया होगा और वो किसी एक ही फ्लोर पे होंगे और उनको सुबह इकट्ठे ही कोस्टर्स पे लेकर जाया जाएगा असेंबली। तो अगर किसी तरह, मैं खबर नहीं दे रहा, ये अमूमन इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, इस तरह की चीजें जब होती हैं तो इकट्ठे रखा जाता है। तो अगर पता लग जाए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कोई करके पता लगा सके कि किस होटल के किस फ्लोर पे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वहां पे कमाल का बूफे होगा और हम सबको जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने ये एक नई बात, चूँकि वाकई प्रैक्टिस ऐसी रही है, तो इससे पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के तमाम तज्जियाकार एक एंटिसिपेशन कर सकते हैं जो मामलात रहे हैं। तो जनाब, जहाँ पर ये तमाम मामलात हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क में, हाज़िराई भी चल रही है, फिर एक जहाँ पर बयानबाजी भी की जा रही है, और साथ साथ हुकूमत साजी का भी एक मरहला चल रहा है। वहाँ पर आइन का आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत आम इंतखाबात की तारीख के 21 दिन के अंदर नेशनल असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाया जाना नागुज़ीर है। इसके लिए आइन के आर्टिकल 54 को इस्तेमाल करते हुए वजारत पार्लिमानी उमूर एक समरी वज़ीर आज़म के तवस्सुत से ऐवान सदर को भिजवाती है, और सदर ममलिकत को इजलास बुलाने की तारीख भी तजवीज़ की जाती है। सदर आइनी तौर पर वज़ीर आज़म की एडवाइस मानने का पाबंद है, और वजारत पार्लिमानी उमूर का कहना है कि आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत चूँकि इफ्तिताही इजलास बुलाया जाना आइनी तकाजा है, इसलिए सदर इस हवाले से भेजी गई समरी रोक ही नहीं सकता, और इसे हर हाल में 21 दिन में इजलास बुलाना है, वरना ये आइनी खिलाफ वर्जी होगी। अब हमारे सामने सवाल ये है कि सदर की जानिब से ताहाल कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुलाया गया, और खिलाफ वर्जी पर क्या क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कई सियासतदान, कई सियासी जमातों का रद्दअमल भी सामने आ रहा है। सागदार साहब ने कहा है कि जी 29 फरवरी को ऑटोमेटिकली अगर वो समरी पर दस्तखत नहीं भी करते, तब भी हर सूरत जो नेशनल असम्बली का इजलास है वो होगा। लगारी साहब, ये एक तो वजह क्या है? सदर साहब, क्या एक नई एक महाजराई शुरू होने वाली है, या फिर कोई और रीज़न हो सकती है? सदर ममलिकत में 2022 में काबीना से हल्फ लेने से इनकार करता था, जबकि उनकी जिम्मेदारी है, अगर काबीना मुंतखब होकर आती है या काबीना को वज़ीर आज़म नामज़द करता है या लीडर ऑफ द हाउस कहता है कि ये मेरी काबीना है और वो ऐवान सदर में उनका हल्फ लिया जाना जरूरी है। लेकिन सर वो छुट्टी में चले गए था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, वो उन्होंने बाकायदा अमदन हल्फ नहीं लिया था और आईनी तकाज़े से इनहराफ किया था उन्होंने। और मेरे ख्याल में उस वक्त भी उनके पास अच्छा मौका था, उन्हें चाहिए था कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट कर लिया जाता। अफसोस है, मुझे अफसोस है, मैं एक जो हमेशा आइन की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर सदर ममलिकत ऐसा करे, अगरचे उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, एक आइनी मसाइल की वजह से इनकी मुद्दत अब भी चल रही है, तो आखिरी दिन भी उनका इक़्तिदार का बाकी हो तो उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट हो जानी चाहिए कि ऐसा अगर आइंदा कोई ना करे। ये गलत कर रहे हैं, टोटल गलत कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इजलास फिर भी हो जाएगा चूँकि आइनी तकाजा है और आइन के हिसाब से होना चाहिए। उन्हें खुश दिली से इस तरह का काम करना चाहिए। बाद में भी तो उन्होंने काबीना के वज़रा का हल्फ लिया है ना, वो बाद में भी हल्फ लेते रहे हैं। क्या जरूरी था कि उसी दिन जब काबीना ने हल्फ उठाना था उस दिन इनकार कर देते, फिर उसके बाद जो है कोई और तरीका अख्तियार किया जाता, फिर हल्फ उठाने के लिए कोई और जाकर वहाँ हल्फ लेता उनसे? तो ये तरीका ठीक नहीं है, और उन्हें बहुत बुलंद होकर सोचना चाहिए। हमारा उनके साथ एक सहाफ़ी का और एक सियासतदान का ताल्लुक रहा है,
लेकिन उन्हें मेरे ख्याल में एक खास दायरे में रहना बहुत पसंद है, और ये दायरा इंतहाई नामुनासिब है। जब आपको उस दायरे से निकाल दिया जाता है, अब आपको एक वसी दायरे में आ जाते हैं, तो फिर आपको वसी दायरे का होकर रहना पड़ता है। आप पीटीआई के सदर नहीं है, आप मुल्क के सदर हैं। आप ऐसा नहीं, आप जमात इस्लामी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PMLQ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हर तमाम पार्टियों के आप सदर हैं, तमाम पार्टी मुमलिकत के आप सदर हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो एक छोटी सी अपने लिए अपने दायरे के अंदर बैठ जाएं और कहें कि मैं फलां ख्वाहिश की तकमील करूंगा। तो उन्हें बुलाना चाहिए और आइन को रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमाद नहीं होती है, हमाद इदारे बड़े होते हैं और आइन सबसे बड़ी चीज होती है। ऑल राइट, हमाद आप क्या समझते हैं, क्या लॉजिक क्या है सारी सिचुएशन में? उन्होंने रीजन क्या पेश किए है, क्यों दस्तखत नहीं हो रहे, क्यों लटकाया जा रहा है इस मामले को? जी बिल्कुल, मैं सर की बात को लेकर आगे चलता हूँ। आइन सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इस मुल्क में शायद लगता है कि जितना ज़्यादा आइन को डिसरिगार्ड किया जाता है, कानून को डिसरिगार्ड किया जाता है, आपके पहले सवाल के जवाब में भी मैंने कुछ यही बात की थी, उतना किसी और चीज़ का डिसरिगार्ड और डिसरिस्पेक्ट नहीं देखा जाता। प्रेसिडेंट साहब का जो ओहदा है वो सेरेमोनियल ओहदा है, वो ए पॉलिटिकल होना चाहिए उनको। वो कि जैसे सर फरमा रहे हैं कि वो किसी एक जमात के नहीं है। 2008, 9, 10 में भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब के वक्त पे भी ये बहस चली थी कि क्या प्रेसिडेंट 2 ओहदे रख सकते हैं, जब वो प्रेसिडेंट हो तो क्या वो पार्टी हेड रह सकते हैं या नहीं रह सकते। उस वक्त बड़ा एक इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से टीवी पे लिया जाता था कि जी आइन में तो इसकी कोई जो है प्रोहिबिशन नहीं है, ये एक मॉरल ग्राउंड ज़रूर हो सकता है, नहीं रखना चाहिए लेकिन हम फिर भी रखेंगे। तो इतने खुले धड़ल्ले से मॉरल ऑब्लिगेशंस को हमारे मुल्क में जब हटाया जाता है, और फिर इसी तरीके से हम देखते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस में भी ये पहली दफ़ा नहीं है कि सदर साहब की तरफ से ऐसा कोई रखना डाला जा रहा है। जैसे गवर्नर साहब के टाइम पे सर ने याद कराया हमें कि तब भी हुआ, फिर कुछ लॉ अमेंड किया गया था जब सीक्रेट्स ऑफिशियल एक्ट, उस दौरान भी ऐसा ही हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं, फिर उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं। बेहतर तो ये होना चाहिए कि ये सेरेमोनियल ओहदा किसी ऐसी शख्सियत को दिया जाए जो कि पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं रखता। अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को बनाया उनकी सर्विसेज की रिकग्निशन में। ऐसे ही लोगों को बनाया जाना चाहिए अगर तो इस ओहदे को रखना है। अगर इस ओहदे को नहीं रखना, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी बहस की ज़रूरत है कि ये सिर्फ इस मुल्क के ख़जाने पे बोझ के अलावा और क्या खिदमत अंजाम दे रहा है। अगर सियासी सर्विसेज देनी है तो वो आप किसी और तरीके से किसी और ओहदे में दे सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट अलवी साहब को भी पीटीआई की तरफ से जाया किया गया है इस ओहदे पे बिठा के। वो बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर, बड़े अच्छे पॉलिटिकल लीडर साबित हो सकते थे, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो इस ओहदे को जेब नहीं देता। शाह साहब, एक ये भी खबर चल रही है ना कि प्रेसिडेंट अलवी एक बार फिर देख रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से अगर उनको नामजद किया जाता है तो वो फिर एक बार ये कंटेस्ट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि पीटीआई करेगी? पीटीआई मुतमईन है उनकी जो वो चाह रही थी, जो उनके मकासद थे सदर के थ्रू पूरे करवाना या जो भी चीज़ें हैं मामला, तो उनमें पीटीआई क्या दोबारा इनको नामजद करेगी? देखिए, वो तो एक अलग बहस है। मेरे ख्याल में पीटीआई खुद भी सदर अलवी को अपोन नहीं करती, काफी नाराज है उनकी। एडिशनल क्वेश्चन है आपसे। सही। दूसरी मुझे हमरा ये समझ नहीं आ रही कि जब 29 तारीख से पहले बुलाना है तो हम लोग जल्दी क्या है, आप लास्ट में बुलाना चाह रहे हैं, जब आपको पता है कि ये डेडलाइन है। हम आजकल शाह साहब के साथ रिकनेक्ट हम करते हैं, उनका टेक लेते हैं। अली, आपका इस सारे मामले पे क्या टेक है? सदर साहब की जानिब से ये इजलास ना बुलाना, इसमें क्या मामला बड़े किस तरह से आगे बढ़ेंगे? इसहाकडार साहब कह रहे हैं खुद ब खुद आ जाएगा, तो फिर सदर साहब को इससे क्या हासिल वसूल हुआ? अच्छा, मेरी तो प्रेडिक्शन ये है कि ये टाइमली हो जाएगा और सदर साहब ही बुलाएंगे। और इस प्रेडिक्शन के पीछे मेरी अजम्पशन है, मेरे पास कोई अंदर की ख़बर नहीं है, और वो अजम्पशन इस बुनियाद पर है कि मुझे फिल्में ड्रामे देखने का बहुत शौक़ है, तो मैं कहानी बुनता रहता हूँ। अच्छा, सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि ही इज़ ऑन हिज वे आउट, वो जा रहे हैं, अब वो सदर नहीं रहेंगे। सो वो अब इस वक्त ये दिखा कर या बता कर के देखें यहाँ पे एक
अड़फस हो सकती थी, जो कि मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी जब उनसे मिला जाएगा तो वो कहेंगे अगर आप कहते हैं तो फिर मैं ये नहीं करता। सो वो एक ऑन हिज वे आउट एक फेवर हो जाएगी उन लोगों के लिए जो आ रहे हैं। सो मुझे तो मैं इसको इस तरह से अज्यूम कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग। मतलब ये एक थियरी है, ये बिल्कुल ठीक भी हो सकती है और ये बिल्कुल गलत भी हो सकती है। ठीक है शाह साहब, तो अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। शाह साहब ये कहीं ना कहीं जो सदर साहब ने जो अभी हमने देखा कि अभी तक दस्तखत नहीं किए, वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं और पीटीआई को ये मैसेज या उनको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए जी मैं एक रेजिस्टेंस बना था सारे मामलात में। समझता हूँ कि हमारी सियासी जमातें बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि तेजी दिखा रही है, बहुत एम्बिशियस हैं जल्द अज जल्द वो वज़ीर आज़म बनाने के लिए और शेरवानी पहनने के लिए। मेरे ख्याल में सदर साहब को अपना काम करने देना चाहिए। जब 29 तारीख की डेडलाइन है, जैसे खली कह रहे थे कि कुछ जल्दी क्या है, जब उन्होंने साइन करना है तो वो करेंगे। मेरे ख्याल में ना तो पीपल्स पार्टी ने करना है, ना पीएमएलएन ने करना है, ना जो है पीटीआई के किसी लीडर ने करना है। सदर साहब का इतनी जिम्मेदारी है, उन्होंने पूरी करनी है। और मैं नहीं समझता कि सदर साहब इतने ताकतवर सदर हैं कि वो जो है 58(2) इस्तेमाल करते हुए कोई बड़ा कारनामा करेंगे। मेरे ख्याल से शायद हो सकता है वो अपना टाइम लेना चाह रहे हैं, अपने वक्त के मुताबिक वो कर देंगे, मेरी जाती राय है। क्योंकि इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी हम ये कह रहे थे, पीटीआई की लीडरशिप ये कह रही थी इजलास नहीं बुला रहे, 28 तारीख को उन्होंने बुला लिया। अब मुझे ये समझ पड़ती कि आया डेडलाइन से पहले जल्दी क्या है। बाकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होंगी, लोग स्पेकुलेशन का इजहार भी करेंगे वो अपनी जगह पे। अब अगर हाँ वाकई सदर साहब 29 तारीख तक तो फिर हम उसमें बहस कर सकते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल एफिलिएशन शो की या नहीं की। दूसरा जो आप उसको पूछ रहे हैं कि शायद अलवी साहब दोबारा इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर और खासतौर पर उनके जो बानी चेयरमैन है वो खुद बहुत ज्यादा नाराज है अलवी साहब से, और ये भी इस्लाहात है कि काफी हद तक नाराज है। तो मैं नहीं समझता कि अलवी साहब दोबारा किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ के नॉमिनी होंगे फॉर द स्लॉट ऑफ प्रेसिडेंशियल स्लॉट। दूसरा जल्दी क्या है, जैसे हमाद ने इससे पहले कहा कि ये ओहदा आप क्यों सियासी रखना चाह रहे हैं। वाकई पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है अपनी जानों के नजराने दिए, अपने माल जान और सारी चीजों का नजराना दिया, कुर्बानियां दी। क्या वो लोग इस नॉन पॉलिटिकल ओहदे के ऊपर नहीं बैठ सकते? क्या जरूरत है कि आप सियासी जमातों के लीडर्स को मरते दम तक, चाहे वो चल फिर भी ना सकते हो लेकिन वो सदर बनना चाहते हैं? बड़े अफसोस की बात तो यही है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ इन सियासी जमातों के जाती मफादात, बंदरबांट और पसंद नापसंद के ऊपर है। तो फिर ये अवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यों इनकी इज्जत की जाए? तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने वाकई पाकिस्तान के लिए सोचते हैं तो कर लेना चाहिए। पाकिस्तान का कोई एटमी साइंसदान हो आप बना लें, अबुल कलाम आजाद की तरह उसे सदर बना लें, कोई बहुत बड़ा हीरो आप उसको बना लें। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम भी ये कहेंगे सबको वो जोड़ कर रखेंगे जी। चलें ठीक है शाह साहब, प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। और जिस तरह से हमने जो प्रोग्राम में जो टॉपिक्स थे उन पर सदर साहब की जानिब से हमारे पैनलिस्ट की ये राय है कि इसमें इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा ये कि वही अगेन सेरेमोनियल ओहदा है तो इस पर कोई पॉलिटिकल चेहरा होना ज़रूरी नहीं है। तो जनाब आज के साथ इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन शब बरात बड़ी कदर व फजीलत वाली रात शुरू हो चुकी है। जब अल्लाह के हजूर आप हाजिर हों तो दुआओं की आपसे दरख्वास्त है, ज़रूर याद रखिएगा। और मुल्क को भी ज़रूर याद रखिए कि अल्लाह ताला मुल्क में खुशहाली तरक्की लाए और मुल्क को हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी शर से बचाए। कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।